Hello buddies, welcome to the CSS Club. I'm your host Ali. As you know कि 25 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक सीज फायर एग्रीमेंट को रीइंफोर्स किया गया था। उसके बाद की डेवलपमेंट्स आप देख सकते हैं कि कैसे डे बाय डे पाकिस्तान जो और इंडिया के जो रिलेशंस है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी जो वेरियस रीजंस हैं और ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं इसको आगे चल के डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे। और इससे पहले ये देखेंगे, ब्लूमबर्ग ने ये रिवील किया कि जितनी भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं इनके पीछे यूएई है, और हम इसमें यूएई के रोल को भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये पीस रोड मैप बेसिकली है क्या है। एंड पे हम एक ओवरऑल एनालिसिस करेंगे जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यूएई वाकई इतना इन्फ्लुएंशियल है, उसकी इतनी सॉफ्ट पावर है कि दो न्यूक्लियर पावर्स जो कि अपनी इंडिपेंडेंस से किसी न किसी तरह की क्लेश में एंगेज नहीं है, डिफरेंट वॉर्स लड़ चुके हैं और आज तक उनके जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइज नहीं हो पाए, तो इसको ब्रोक करवा सकता है या इसमें कोई थर्ड प्लेयर इन्वॉल्व है। वो थर्ड प्लेयर कौन है, उसके कंसर्न्स और इंटरेस्ट क्या हैं, इसको भी जानेंगे। और ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया की जो रीअप्रोचमेंट हो रही है इसकी वेरियस रीजंस क्या है, इसमें पाकिस्तान के गेन क्या है, इंडिया की गेन क्या है, एक ओवरऑल एनालिसिस करेंगे इस पे। तो ये जो एनालिसिस वाला पार्ट होगा ये आपने लाजमी देखना है क्योंकि ये आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देगा। ये जो ग्रेट गेम चल रही है इसको समझने में आपकी मदद करेगा। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जी। ये इतनी बड़ी खबर थी कि ब्लूमबर्ग ने जैसे ही इसको रिवील किया इसको दुनिया की न्यूज आउटलेट्स ने कवर करना शुरू कर दिया। अल जजीरा ने इसको कवर किया, मिडल ईस्ट ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने। न्यूज क्या थी? न्यूज ये थी कि ब्लूमबर्ग ने रिवील किया कि 25 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सीज फायर एग्रीमेंट को रीइंफोर्स किया गया था वो बेसिकली यूएई ने ब्रोक करवाया था और ये लार्जर रोड मैप का एक पार्ट था, एक बिगिनिंग थी। ये रोड मैप क्या है इसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये देखें कि ये सीज फायर एग्रीमेंट कौन सा था। 2003 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया गया जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि बॉर्डर पर एलओसी पर किसी किस्म की वायलेशन नहीं की जाएगी, लेकिन दोनों कंट्रीज इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करती थी और वायलेशन होती रहती थी। लेकिन ये सिचुएशन इंटेंसिफाई हुई 2019 के बाद, ठीक है, जब बालाकोट की स्ट्राइक्स हुई, पुलवामा का अटैक हुआ और उसके बाद जब 370 रिपील हुआ तो उसके बाद जो है वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग डे बाय डे बढ़ती रही। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डबल हो गई थी, ठीक है। लेकिन सडनली दोनों कंट्रीज के डीजीएमओस ने 25 फरवरी को ये ऐलान किया कि जो हम सीज फायर एग्रीमेंट है उसको रीइंफोर्स करेंगे और उसके बाद हमें किसी किस्म की सरप्राइजिंगली जो है वो सीज फायर जो है उस पर पूरी इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिली, किसी किस्म की वायलेशन देखने को नहीं मिली। अब ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इसके बाद देखने को आई हैं वो हैरान कुन है, वो आगे चल के उसको डिस्कशन का पार्ट बनाते हैं। वो क्या है, उससे पहले आप ये समझें कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन शुरू से कैसे रहे हैं। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन है वो हमेशा हॉट वाटर में रहे हैं, कुछ अच्छे नहीं रहे, नॉर्मलाइजेशन की तरफ कभी गए नहीं। तकरीबन अभी तक हमने 4 जंगें लड़ चुके हैं, 1948, 65, 71 और कारगिल वार लड़ चुके हैं। इनमें से 2 तो कश्मीर पे ही लड़ी है हमने। कश्मीर जो है हमारी जो रिलेशन है उनमें मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है, इसकी वजह से जो हमारे रिलेशन है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जाते। इसके लिए कई एफर्ट्स की गई हैं, कई प्लान्स दिए गए हैं, कई एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं, लेकिन इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, ठीक है। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2019 के बाद ये रिलेशंस और भी ज्यादा खराब होते चले गए। पुलवामा का जब अटैक हुआ और पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स किया, उनके अभिनंदन को पकड़ा और पीस जेस्चर के तौर पर छोड़ भी दिया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस है वो खराब होते चले गए। मजीद खराब हुए जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को रिपील किया जो कि कश्मीर को ऑटोनमस स्टेटस देता था और उन्होंने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया कश्मीर में, ठीक है, उसको एक बिग जेल बना दिया और कश्मीरीज की जो लाइफ है वो डे बाय डे बदतर होती गई। तो पाकिस्तान ने, इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया ने रिलेशन इतने खराब हो गए कि दोनों कंट्रीज ने अपने एनवॉय वापस बुलवा लिए, अपने जो डिप्लोमेट्स थे वो एक दूसरे की कंट्री से वापस बुला लिए। इसका ये मतलब होता है कि उस कंट्री से जो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो बिल्कुल खत्म हो गए और पाकिस्तान और इंडिया की जो रिलेशन है वो तकरीबन
बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। लेकिन सडनली ये न्यूज़ देखने को मिली 25 फरवरी को कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो उन्होंने एग्री कर लिया है कि वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं करेंगे। और इसके बाद की जो जो न्यूज़ है वो सरप्राइजिंग है कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल बाजवा, उन्होंने ये अनाउंस किया कि इट्स टाइम टू बरी द पास्ट। ठीक है, और हमें ये पास्ट को भूल जाना चाहिए और फ्यूचर के बारे में हमें सोचना चाहिए और हमें पीस कायम करना है इंडिया के साथ, तभी कश्मीर का कोई सोल्यूशन निकल सकता है, कोई हल निकल सकता है। ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं ये बड़ी सरप्राइजिंग है। अब हम बात करेंगे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं 25 फरवरी के बाद वो क्या थी। वो ये थी कि सबसे पहले तो आर्मी चीफ ने ऐलान किया, उसके बाद पाकिस्तान के जो वजीर आजम है उन्होंने सिक्योरिटी डायलॉग में जो रिसेंटली हुआ है वहां पे कहा कि इंडिया को एक स्टेप आगे लेना चाहिए, पीस की तरफ बढ़ना चाहिए ये, और हम जो है इंडिया को जो है वो सेंट्रल एशिया तक एक्सेस भी प्रोवाइड करेंगे अगर दोनों कंट्रीज के दरमियान जो है वो पीस कायम हो जाता है। उससे पहले आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो विजिट था श्रीलंका का, तो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को जो है वो असेस दी गई कि आप हमारी जो है एयर स्पेस यूज कर सकते हैं। और उसके बाद की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि पीएम को जो कोरोना हो गया था हमारे, तो उस पर नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया, ये विश किया कि जो है वो जल्द रिकवरी करेंगे, और जो है ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 23 मार्च को जो हमारा डे होता है उस पर भी मोदी ने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने पाकिस्तानीज को विश किया और कोविड में रिकवरी की उन्होंने बात की। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। अब जो न्यूज आई है वो ये है कि दोनों कंट्रीज जो हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर हार्ट ऑफ एशिया में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। हार्ट ऑफ एशिया एक कॉन्फ्रेंस होती है इस्तांबुल में, तो वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो जाहिर है वहां पे तो ये जो सडनली चीजें हुई हैं ये एक बंदा यकीन नहीं कर सकता कि ये कैसे हुई हैं, इसके पीछे लाजमी कोई फोर्स है। तो वो उनका ब्लूमबर्ग का ये कहना था कि जितनी भी डेवलपमेंट्स है इसके पीछे यूएई है। ये कुछ क्लूज हैं जो शो करते हैं कि यूएई ने ये चीजें करवाई हैं। इसका जो एनालिसिस होगा वो हम आगे चल के करेंगे कि क्या वाकई यूएई है कि नहीं। पहले आप ये देखेंगे कि जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने दुबई का विजिट किया 24 जो है जो ये डेट गलत हो गई है, 24 से 29 नवंबर के दरमियान 2020 में विजिट किया उन्होंने दुबई का। जाहिर है कोई बातें वहां पर तय हुई। उसके बाद कुछ ही तकरीबन लेस देन अ मंथ पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने जो है वो गल्फ स्टेट का विजिट किया उधर दुबई का। उधर फिर उन्होंने उसके बाद फिर जयशंकर ने विजिट किया। देन फिर पाकिस्तान को उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं शेख अब्दुल्ला बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान के, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान के जो पीएम हैं इमरान खान साहब उनको कॉल की और काफी देर वो तकरीबन 1 घंटा कॉल पे डिस्कशन हुई। और उसके बाद की जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने ही है कि 25 फरवरी को आपको रीप्रोचमेंट देखने को मिली, आपको सीज फायर एग्रीमेंट देखने को मिला। तो ये जितनी भी डेवलपमेंट्स ये शो करती हैं कि ये इसमें जो यूएई है इसका जो है वो मेन रोल रहा है। और इसमें ये रोड मैप में ये तय किया गया है, सबसे पहले तो सीज फायर आपने देख लिया, सीज फायर किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि दोनों कंट्रीज जो है वो रीअपॉइंट करेंगी अपने एनवॉयस को, जैसे कि मैंने बताया था कि उसके बाद दोनों कंट्रीज ने अपने एनवॉयस को वापस बुला लिया था, तो अब दोनों कंट्रीज जो है वो डिप्लॉय करेंगी। उसके बाद का जो स्टेप है वो ये है कि अपने ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाएंगे, रिकाउंसिल करेंगे, निगोशिएशंस को बेहतर करेंगे, और देन उसके बाद कोई परमानेंट कन्फ्लिक्ट जो कश्मीर का कन्फ्लिक्ट है उसका सोल्यूशन सोचा जाएगा। तो ये उनका एक रोड मैप है, इस तरह वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अब हम डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे कि क्या यूएई इतना इन्फ्लुएंशियल है, यूएई इसको ब्रोक करवा सकता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसका एनालिसिस करेंगे और एक एक कंट्री के रोल को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे ताकि हम इस ग्रेट गेम को डीकोड कर सकें। सबसे पहले हम यूएई के रोल को डिस्कस करेंगे। यूएई का अभी तक जो इंटरनेशनल अरीना में रोल रहा है वो लिमिटेड रहा है, सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड था और इसके जितने भी कंट्रीज के साथ रिलेशन थे वो डिप्लोमेटिक टाइज थे। पाकिस्तान और इंडिया के साथ भी इसके डिप्लोमेटिक टाइज थे, लेकिन पिछले 1-2 सालों से ये अपने रोल को इंटरनेशनलाइज कर रहा है, असर्टिवनेस दिखा रहा है अपने डिफेक्टो रूलर जियाद बिन नहयान के
کے انڈر. ٹھیک ہے, اس نے پہلے مڈل ایسٹ میں جو ہے قطر اور سعودیہ کے ریلیشن کو نارملائز کیا. اس سے پہلے آپ ابراہم اکارڈ دیکھ سکتے ہیں جو اسرائیل اور عرب کنٹریز کے درمیان جو ریشل ریلیشن نارملائز ہوئے ہیں, اور اس کا ایک اہم رول رہا ہے. اور اس کے بعد جو اب اس نے رول پلے کیا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان, بلومبرگز کی خبر کے مطابق, جس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ جو اسرٹیونیس دکھا رہا ہے, نو ڈاؤٹ اس میں اس کے اپنے بینیفٹس بھی ہیں, لیکن یہ جو ایز اے فرینڈ مین کام کر رہا ہے یو ایس اے کا, اس کے پیچھے جو ہے وہ یو ایس اے ہے, یو ایس اے کی پالیسیز کا یہ پارٹ رہا ہے. اس کے اپنے انٹرسٹ بھی جڑے ہوئے ہیں یو ایس کے ساتھ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہوتی ہے, جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں, وہ صرف انٹرسٹ بیس ہوتے ہیں. تو یو اے ای کا جو کیمپ ہے وہ یو ایس اے کا کیمپ ہے, ان کے ساتھ ریلیشنز ہیں, ڈفرینٹ انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں, تو اس نے یہاں پہ بھی اپنا رول پلے کیا ہے. اب یو اے ای کو کیا فائدہ ہے جو پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن نارملائز کروانے کا, اور یو اے ای نے یہ پہلے کیوں نہیں کیا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جب یو اے ای کی پریزیڈنشل شپ چینج ہوئی ہے اور جو اب جو بائیڈن پریزیڈنٹ بنے ہیں, تو جو بائیڈن جو ہے وہ کافی ڈیموکریٹک بھی ہیں, پلورلسٹک بھی ہیں, اور ان کی بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے فورن پالیسی کو لے کر. اور اس کے بعد جو ان کے انڈیا کے ساتھ ریلیشنز ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہیں. ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ یو ایس کی جو پالیسی آف کنٹینمنٹ ہے, جو اس کو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے چائنا سے, چائنا کے بڑھتے ہوئے رائج سے, تو وہ اس کی مین ریزن ہے. اس کی وجہ سے یہ کیا کر رہے ہیں, یہ انڈیا کی جو ایک قسم کی آپ کہہ لیں کہ کوسمیٹک سرجری کر رہے ہیں, اس کا فیس لفٹ کر رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز کو نارملائز کروا کر. اور اس کے ڈفرینٹ انٹرسٹ بھی ہیں, اور میجر جو انٹرسٹ وہی ہے کہ چائنا کا اس ریجن میں جو بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں کرنٹلی 4 پاور کوریڈورز ہیں, ایک طرف یو ایس اے ہے, ایک طرف یو ایس ایس آ رہا ہے, پھر چائنا ہے, دین انڈیا. یورپ اس میں نہیں آتا کیٹیگری میں, تو 4 پاورز ہیں. بیلنس آف پاور کے لیے یو ایس اے کو انڈیا کی نیڈ ہے, اور جو انڈیا ہے وہ فی الحال انڈیپینڈنٹ ہے, لیکن جو یو ایس اے ہے وہ ڈیپینڈڈ ہے انڈیا پہ تاکہ وہ چائنا کی کنٹینمنٹ کر سکے. تو اسی لیے وہ میجر رول پلے کروا رہے ہیں, اور یو اے ای کو انہوں نے ایز اے فرینڈ مین چنا ہے تاکہ وہ جو چائنا کا بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے اس کو کاؤنٹر کر سکیں. یو اے آپ دیکھیں گے کہ جو انڈیا کی امیج تھی وہ اتنی بری ہو چکی تھی انٹرنیشنل میڈیا میں, کیونکہ یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ ہیومن رائٹس چیمپئنز بھی ہیں اور ڈیموکریٹک ویلیوز کو بھی فالو کرتی ہیں. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مودی کی امیج گندی ہوئی ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن سے وہ بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اوبیسلی جب انڈیا کی امیج بہتر ہونے لگ پڑے گی تو انڈیا کی جو سافٹ پاور ہے وہ دوبارہ اپرائز کرنے لگ پڑے گی. انڈیا کے نے جو اپنی انٹرنل پالیٹکس میں کیا ہے اور ایکسٹرنلی پاکستان اور انڈیا کے ساتھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. سٹیزن امینڈمنٹ بل, پھر آسام کا ان کا ایشو چل رہا تھا, پھر اس کے بعد جو ان کے اور بھی جو ہیں کلیشز جو انہوں نے کشمیر میں وائلنسز کیے ہیں, اور اس کے بعد جو مودی کی پالیسیز رہی ہیں نا, تو مودی کی جو امیج تھی وہ انٹرنیشنل میڈیا میں بہت گندی ہو گئی تھی. تو یہ ایک قسم کی اس کی کوسمیٹک سرجری کر رہے ہیں تاکہ اس کو ایک ایز اے بیلنس کے طور پہ یوز کیا جائے اور چائنا کی اس میں کنٹینمنٹ میں ہیلپ آؤٹ کیا جائے. کیونکہ جو چائنا اور جو رشیا ہے وہ سیم گروپ میں ہے, اور یو ایس اے کی ان کے ساتھ نہیں بنتی شروع سے ہی. یو ایس ایس آر جب تھا تو ان کی کولڈ وار چلتی تھی, تو وہ شروع سے ان کا اینیمی ہے رشیا. تو چائنا کے ساتھ اب کیونکہ چائنا ان کی ایگزسٹینشل تھریٹ ہے ان کے لیے, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بیلنس آف پاور کے لیے ان کو انڈیا کی ضرورت ہے. تو اب ہم انڈیا اور پاکستان کے گیمز کے بارے میں بات کریں گے. انڈیا کیوں کہہ رہا ہے؟ انڈیا تو ایک انڈیپینڈنٹ ہے ابھی بھی. وہ اس میں ایک انڈیا کی جو ہیجمونک ٹینڈنسیز ہیں وہ آپ 2002 سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک فرنٹ لائن رول پلے کرنا چاہتا ہے اس ریجن میں. اس کا چائنا کے ساتھ کوئی سچ ایز کلیش نہیں ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ ایز اے ہیجمون بنے اس علاقے کا. اسی لیے اس نے جو کیمپ چنا ہے وہ یو ایس کا کیمپ چنا ہے, اور یو ایس کا کیمپ چننے میں اس کو بہت فائدہ بھی ہے. وہ فائدہ یہ ہے کہ اس سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوگی, اس کو ملے گی, بیٹر ویپن سسٹم ملے گا, اکنامک اسسٹنس بھی ملے گی, اور ایک مارکیٹ اسیس ملے گی اس کو, جو کیا کہتے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں, جس میں اس کی
जो ऑब्वियसली इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, उसके साथ साथ इसकी सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। सॉफ्ट पावर कैसे बढ़ेगी कि बहुत बड़ा डायस्पोरा यूरोप में और अमेरिका में रहता है इसका, ठीक है। तो वहाँ पे जो इसके नैरेटिव बिल्डिंग होगी तो उसमें हेल्प आउट होगा। वो जितना उनको स्ट्रेंथन होते जाएंगे तो इनकी सॉफ्ट पावर भी जो है वो स्ट्रेंथन होती जाएंगी। तो यूएस ये जानता है कि विदाउट इंडिया को जो है अपनी साइड में लाए हम एक बैलेंस ऑफ पावर नहीं कायम कर सकते। तो जो इसका क्या कहते हैं इंडिया है, इंडिया का मेजर यही है कि जो है ना वो एक हेजमन बन सके इस इलाके का। तो इसीलिए वो पाकिस्तान के साथ इतने रिलेशन नॉर्मलाइज कर सके हैं। अब जो रिसेंटली मोदी हुकूमत ने किया है, मोदी की जो बीजेपी हुकूमत है, वो तो पाकिस्तान की पार्टीशन को ही नहीं मानते। वो कहते पार्टीशन हुई ही नहीं थी और ये हमारा तमाम इलाका हमारा है, अखंड भारत की वो बात करते हैं, ठीक है। तो आप ये चीजें मनमोहन सिंह से एक्सपेक्ट कर सकते थे, ना कि आप ये चीजें मोदी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो मोदी अब कर रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो चीजें प्रेजेंट हो रही हैं, तो ये नॉर्मलाइजेशन ये ऑब्वियसली यूएस का प्रेशर है, ठीक है। यूएस चाहता है कि इंडिया जो है वो ऐसा रोल प्ले करे क्योंकि ये अभी की डिमांड है। और अब पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। आपको पता होगा कि जैसे 3 से 4 चीजें हैं, जैसे कि पाकिस्तान पहले ग्रे लिस्ट में है और जून तक रहेगा और तब एक फिर मीटिंग होगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि जब एफएटीएफ की वीडियो हमने कवर की थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर मेरिट पे फैसला होता तो पाकिस्तान जो है वो बाहर आ जाता है एफएटीएफ से। लेकिन अब पाकिस्तान चाहता है कि एफएटीएफ की लिस्ट में से निकले, इसीलिए हमें यूएई की जो है यूएस की जरूरत है, ठीक है। आगे हमें 38 बिलियन का तकरीबन अभी तक नुकसान हो चुका है, 38 बिलियन डॉलर का। तो अब मजीद हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं रहना चाहते। तो पहला तो ये था। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आईएमएफ हमारी इकोनॉमी डे बाय डे श्रिंक कर रही है, ठीक है, श्रिंक कर रही है। और जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक है हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जीडीपी की वो -1.5 में चली गई है। और पाकिस्तान का जो बढ़ता हुआ एक्सटर्नल डेट है उसकी वजह से हमें एक अब और जो हमने डेट सर्विसिंग की है रिसेंटली, ये सऊदी अरेबिया को और यूएई ने भी लोन मांग लिया था। तो उसके बाद हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसके बाद हमें एक आईएमएफ पैकेज की ज़रूरत है। तो जो यूएस है वो हमें हेल्प आउट करेगा, इससे जो है एक आईएमएफ पैकेज मिलेगा, आसान की शराइत की बेस पे हमें एक आईएमएफ पैकेज मिलेगा। उसके बाद जो है वो अफगान पीस प्रोसेस है। आपको पता है कि जो तालिबान है उन्होंने डेडलाइन दे दी है मई तक, और अभी जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो अफगानिस्तान से है वो निकलना नहीं चाहती। लेकिन बाइडन जो तालिबान है उन्होंने ये कहा है कि अगर नहीं निकले तो हम अपने जो हमले हैं उनको तेज़ कर देंगे, आपको एक वॉयलेंस देखने को मिलेगा। तो अफगानिस्तान से जो इनखला है अमेरिका का वो बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर अफगानिस्तान में पीस होगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में पीस होगा। और जो हमारा सेंट्रल एशिया असेस है, सेंट्रल एशिया तक असेस है, वो अफगानिस्तान के विदाउट जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान में जो है वो जो पीस आए। तो इसीलिए अगर अफगानिस्तान में पीस आएगा तो पाकिस्तान के जो बॉर्डर है, फाटा के इलाका है, वो सिक्योर होगा, जो ट्राइबल हमारी पट्टी है वो सिक्योर होगा। तो ऑटोमेटिकली ट्रेड बढ़ेगी, सेंट्रल एशिया तक हमें एक्सेस मिलेगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए हमें तीसरा ये है कि हमें जो ब्रीथिंग जो स्पेस मिलेगी, हमारी जो आर्मीज डिप्लॉयज हुई थी और कश्मीर को लेके हम इतनी इंटेंसिफाइड सिचुएशन चल रही थी, उससे हमें थोड़ी सी ब्रीथिंग स्पेस मिलेगी। कश्मीर इशू को लेके हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि जो सी पैक है उसको लेजिटिमाइजेशन मिले, ठीक है। लेजिटिमाइजेशन क्यों मिले, जो इंडिया है और जो यूएसए है वो जो सी पैक को लेकर वो बहुत यानी कि नेगेटिव है, वो सैंक्शंस लगाने की भी बात करते हैं, सी पैक के वो खिलाफ भी हैं। तो इसको पाकिस्तान चाहता है कि अगर नॉर्मलाइज होते हैं रिलेशन तो सी पैक को एक लेजिटिमाइजेशन मिलेगी और इसके साथ जो हमारे जो है हमारी ट्रेड बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब इंडिया का एक और रोल था, वो मैं आपको बताना भूल गया था कि इंडिया जो है वो टू फ्रंट वॉर भी नहीं चाहता,
ٹھیک ہے، کیونکہ ایک طرف چائنا ہے تو ایک طرف جو ہے وہ پاکستان ہے، تو کشمیر میں جو اس نے کیا ہوا تھا تو اتنی اس کی اکانومی بھی کووڈ-19 کی وجہ سے شرنک کر رہی ہے، اکانومی کی وجہ سے بھی، اور ٹرو فرنٹ وار کا خطرہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کے اپنے انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ یہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو گریٹ گیم جو پوری چل رہی ہے وہ اوور آل جو چل رہی ہے وہ یو ایس اے اور چائنا کے درمیان چل رہی ہے۔ اب اس میں جو پاکستان کے اوپر پریشر ہے وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہا ہے کہ پاکستان کس کیمپ میں جائے۔ پاکستان نے ابھی اپنی جان، یہ جو پاکستان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے جنرل باجوہ کی طرف سے کہ ہمیں بری کو پاس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، جو بری کو پاس کہہ رہا ہوں، سوری کریکشن کے لیے، کہ پاس کو ہم نے بری کرنا چاہیے تاکہ ہم آگے کی طرف موو کر سکیں۔ اگر ہم یہ سپیچ پر غور کریں گے، جو سلوگن پاکستان دے رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے، اس کے ذریعے پاکستان ویسٹ کو ایک پیغام دے رہا ہے، اور یہ جو سلوگن ہے یہ ویسٹ کی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے، یو ایس کی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے۔ جب باجوہ جی یہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے تو وہ پیپر سے پڑھ رہے تھے، تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ فیملیئر نہیں تھے ورڈز کے ساتھ۔ یہ ایک انسٹیٹیوشنل بیس یعنی کہ اسکرپٹ تھی، پری ٹیکسٹ تھا جو وہ پڑھ کے سنا رہے تھے۔ اس کا مین مقصد کیا تھا؟ ویسٹ کو یہ پیغام دینا کہ ہم پیس کے لیے ریڈی ہیں۔ اور یہ جو سلوگن ہے بری دا پاس، اگر آپ پاس کو اینالائز کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے یو ایس سے۔ یو ایس کا یہ سلوگن رہا ہے، میڈل ایسٹ میں ہو گیا، سینٹرل ایشیا میں ہو گیا، لیٹس بری دا پاسٹ اینڈ موو فارورڈ، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا سلوگن رہا ہے۔ تو اس گریٹ گیم کے پیچھے اور یہ جو نارملائزیشن ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ یو ایس ہے، اور اس کا مین مقصد یہی ہے کہ چائنا کی کنٹینمنٹ کی جائے۔ اگر یہ جو اس میں مزید پاکستان کے اوپر آگے جا کے پریشر بڑھے گا کہ پاکستان کون سا کیمپ جوائن کرتا ہے، پاکستان کو اس کے لیے ایک پرو ایکٹیو جو ہے اس کی فورن پالیسی کی ضرورت ہے۔ اور یہ نارملائزیشن ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم آگے چل کے یہ بھی دیکھیں گے کہ اب یہ جو ریلیشنز ہیں یہ کب کس حد تک ہے، کیونکہ پہلے بھی پیس ایگریمنٹس ہو چکے ہیں، کس حد تک اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر کوئی اس میں سپوائلر اپنی گیم خراب نہیں کرتا، تو اگر کوئی مزید اپڈیٹ آئے گی تو اس کو میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تھینک یو۔ ابھی تک کی یہ ویڈیو تھی، اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ شکریہ۔